गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवाम को डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रानी दुर्गावती। आइए सीखें रानी दुर्गावती की वीरता एवं राष्ट्र प्रेम से परिचित होना, घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, मुहावरों का वाक्य प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग, ये हमें इस पाठ में पढ़ना है। तो पाठ शुरू होता है। रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में महान वीरांगना के रूप में बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ महोबा नामक स्थान पर हुआ था। वे कालिंजर के अंतिम शासक महाराजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थीं। रानी दुर्गावती का नाम बच्चों इतिहास में महान वीरांगना के रूप में बड़े आदर से लिया जाता है। वह एक वीर स्त्री थीं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ महोबा नामक स्थान पर हुआ था और उनके राज्य का नाम था कालिंजर के अंतिम शासक महाराजा कीर्ति सिंह चंदेल की वह इकलौती मतलब एक ही पुत्री थी। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी को जन्म लेने के कारण पिता ने इनका नाम दुर्गावती रखा। इनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। बचपन में ही दुर्गावती की माता का देहांत हो गया था, मतलब जब वे छोटी थीं तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता ने इन्हें पिता के साथ साथ माँ का प्यार भी दिया और इनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया। दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थीं। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। मतलब बचपन से ही वह अस्त्र और शस्त्र चलाना सीखने लगी, घुड़सवारी करना सीखने लगी। उनको इन कामों में अच्छा लगता था, ये काम करना बहुत अच्छा लगता था। राजकुमार के समान ही उन्होंने वीरता के कार्यों का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने ये सारे कार्य सीखे थे, मतलब उनका प्रशिक्षण लिया था। बड़ी होने पर वे अकेली ही शिकार को जाने लगी। जैसे ही वो बड़ी हुई तो वे अकेली ही शिकार को जंगल में जाने लगी। बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाना लगाने में वे निपुण थीं। बंदूक से और तीर कमान से वह निशाना साधने में चूक नहीं करती थी, मतलब उनका निशाना अचूक रहता था। दुर्गावती वीर होने के साथ साथ सुशील, भावुक और अत्यंत सुंदरी भी थीं। इन गुणों के साथ साथ दुर्गावती में धैर्य, साहस, दूरदर्शिता और स्वाभिमान भी कूट कूट कर भरा था। अब दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपति शाह से संपन्न हुआ। उनका विवाह राजा दलपति शाह जो गोंडवाना राज्य के राजा थे उनसे हुआ। राजा दलपति शाह बड़े वीर और दानी और न्यायप्रिय शासक थे। जो राजा दलपति शाह थे वह भी बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय मतलब न्याय में विश्वास करने वाले शासक थे। दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गईं। दुर्गावती अब गोंडवाना राज्य की रानी बन गई थी। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। उनका जो वैवाहिक जीवन था बड़ी सुख शांति से बीतने लगा, निकलने लगा। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका नाम वीर नारायण रखा गया और उनका नाम क्या था? वीर नारायण। महाराजा दलपति शाह अचानक बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब क्या हुआ? महाराजा दलपति शाह अचानक बीमार हो गए और बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया और एक दिन वह इस संसार को छोड़कर चले गए। रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। रानी की तो मतलब सब कुछ उनका नष्ट हो गया। रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मतलब रानी और प्रजा पर अत्यंत कष्ट उन्हें सहना पड़ा। अपने पुत्र की खातिर रानी को यह आघात सहन करना पड़ा। अपने पुत्र के लिए उन्होंने यह आघात सहन किया। वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था। उस समय वह छोटे थे, तो अब राजपाट की देखरेख रानी को ही करना थी। रानी ने उसका राजतिलक संपन्न कराया और गढ़मंडला राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी स्वयं शासन का कार्य देखने लगी।
उन्होंने अपने पुत्र का राज तिलक करा दिया और स्वयं उस राज्य की देखरेख करने लगी। रानी दुर्गावती बड़ी ही सूझबूझ तथा कुशलता से राज्य का संचालन करने लगी। वह बड़ी सूझबूझ से और कुशलता से अपने राज्य की देखरेख करने लगी। वीर नारायण की शिक्षा भी अच्छी तरह चल रही थी और वीर नारायण अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। राज्य अच्छा संपन्न था, उसमें धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख चैन की बंसी बजा रही थी और प्रजा आराम से सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। रानी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाईं, अनेक निर्माण कार्य किए। अपने राज्य में अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि भी बनवाए। इनके शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्णयुग कहा जाता है। इनके शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्णयुग कहा जाता है। रानी ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, जैसे अनेक बावड़ियों का निर्माण कराया, तालाबों का निर्माण कराया, इमारतें, कुएं आदि कई निर्माण कार्य उन्होंने अपने शासनकाल में किए। प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से प्रसन्न और संतुष्ट थी। प्रजा उनके कार्य से और उनके व्यवहार से बड़ी संतुष्ट थी। जबलपुर नगर में स्थित रानीताल, चैरीताल और मदन महल आज भी रानी की स्मृति को बनाए हुए हैं। जो जबलपुर का क्षेत्र है वही गढ़मंडला कहलाता है। उस समय वह गढ़मंडला था, आज वह जबलपुर नगर के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जबलपुर में अभी भी रानीताल, चैरीताल और जो मदन महल है वह रानी की स्मृति को बनाए हुए हैं, मतलब उन्होंने ही उनका निर्माण कराया था। उस समय इनके राज में 52 गढ़ थे। रानी के राज में कितने गढ़ थे? 52 गढ़। गढ़ मतलब बड़े बड़े किले। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। इस बीच रानी ने अपनी सेना को नए ढंग से संगठित किया, नारी सेना बनाई और शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछाया। उन्होंने अपने राज्य की देखरेख के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी सेना को संगठित किया और नारी सेना भी बनाई और शत्रु राज्यों, जो उनके शत्रु राज्य थे, उनमें गुप्तचरों का जाल फैलाया, जिससे उन राज्यों की सूचनाएं रानी को मिलती रहें। इससे राज्य की शासन व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया और राज्य की शक्ति भी बढ़ी। इससे राज्य की जो शासन व्यवस्था थी उसमें सुधार आ गया और राज्य शक्तिशाली हो गया। गढ़मंडला राज्य की संपन्नता देखकर अनेक राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किए, पर रानी की वीरता के आगे उन्हें परास्त होना पड़ा। अनेक राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण भी किए, लेकिन रानी की वीरता के आगे उनको वहाँ से भागना ही पड़ा परास्त होकर। उस समय दिल्ली में सम्राट अकबर का राज्य था। उस समय दिल्ली में अकबर का राज्य चल रहा था। गढ़मंडला की संपन्नता और स्वतंत्रता उसकी आँख की किरकिरी बनी हुई थी। जो गढ़मंडला राज्य की संपन्नता और स्वतंत्रता थी वह अकबर को बुरी लग रही थी। उसने सोचा कि स्त्री होने के कारण रानी दुर्गावती से उसका राज्य छीनने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने सोचा कि यदि मैं उस राज्य पर आक्रमण कर दूं तो उसकी रानी तो स्त्री है, वह मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। उसने सर्वप्रथम एक संदेश वाहक भेजकर रानी दुर्गावती को यह पैगाम भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। अकबर ने रानी को पैगाम भेजा कि वह मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। पैगाम पाते ही रानी आग बबूला हो गई। पैगाम जैसे ही उन्होंने पढ़ा वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उन्होंने बादशाह अकबर का पैगाम ठुकरा दिया और उन्होंने अकबर के पैगाम को ठुकरा दिया, मना कर दिया। अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। अकबर ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ गढ़मंडला पर अपना अधिकार कर लो। सेनापति आसिफ खां एक बहुत बड़ी सेना और तोपखाना लेकर गढ़मंडला की ओर चल पड़ा। सेनापति आसिफ खां अपनी सेना और तोपखाना के साथ उस राज्य की ओर, गढ़मंडला की ओर चल पड़ा। रानी को इस आक्रमण की सूचना मिल गई थी तो उन्होंने अपनी प्रजा को संगठित कर उसका सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और उसका सामना करने के लिए तैयार हो गई। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना से लड़ने के लिए अपने राज्य के सबसे मजबूत किले सिंगौरगढ़ को चुना। रानी ने अकबर का सामना करने के लिए अपने राज्य का जो उन्होंने सबसे मजबूत किला था सिंगौरगढ़ किला, उसको चुना।
यह गढ़ आजकल दमोह जिले में है। यह गढ़ कहाँ पर है? आजकल दमोह जिले में है। आसिफ खान ने अपनी विशाल सेना के घमंड में सिंगौर गढ़ पर चढ़ाई कर दी। वह अपनी विशाल सेना के साथ आ रहा था, तो उसने सोचा कि रानी मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, तो उसने सिंगौरगढ़ किले पर चढ़ाई कर दी। किले के बाहर रानी से उसकी पहली मुठभेड़ हुई। किले से बाहर रानी से उसकी पहली लड़ाई हुई। शत्रु सेना के मुकाबले रानी की सेना बहुत कम थी, पर रानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। रानी ने बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से मुगल सेना को विंध्य पर्वत की एक सकरी घाटी में आने के लिए विवश कर दिया। रानी ने अपनी चतुराई से उस जो मुगल सेना थी उनको विंध्य पर्वत की एक सकरी जगह पर, सकरी घाटी में आने पर विवश कर दिया। घाटी में बसे नरही गांव के पास रानी ने चट्टानों में छिपे अपने सैनिकों की सहायता से अकबर की सेना को आसानी से परास्त कर दिया। जो घाटी में एक गांव था, नरही गांव, और वहां पर रानी ने पहले से ही अपने सैनिक छुपा रखे थे। जैसे ही वो मुगल सेना वहां पर आती है तो रानी के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और अकबर की सेना परास्त हो जाती है। मुगल सेना को हटना पड़ा। मुगल सेना अब हारकर पीछे हट गई। तभी उसका पीछे रह गया तोपखाना आ गया। तभी क्या होता है, जो पीछे तोपखाना छूट गया था अकबर का, आसिफ खां का, वह आ गया था। मुगल सेना ने बड़ी बड़ी तोपों से गोलों की झड़ी लगा दी। मुगल सेना की जो तोपें थीं उनसे गोले उनने बरसाना चालू कर दिया। रानी की सैनिक तीर कमान और तलवार से लड़ रहे थे। रानी भी हाथी पर सवार होकर अदम्य साहस के साथ दुश्मन से जूझ रही थी। रानी के जो सैनिक थे वो तीर कमान और तलवार से लड़ रहे थे। रानी भी हाथी पर सवार होकर बड़ी वीरता के साथ दुश्मन से जूझ रही थी। रानी की फौज के पीछे एक सूखी नदी थी। रानी की जो फौज थी उसके पीछे एक सूखी नदी थी। अचानक पानी बरसने से उसमें बाढ़ आ गई। अचानक पानी गिरता है और उस नदी में बाढ़ आ जाती। सामने शत्रु का आग उगलता तोपखाना, पीछे बाढ़ आई नदी। अब क्या था कि सामने तो तोपखाना था, उससे तोपों से वो गोले बरसा रहे थे, और पीछे नदी में बाढ़ आ जाती है। रानी और उसकी सेना दोनों ओर से घिर गए थे। अब रानी और सेना, उसकी जो सेना थी उनकी दोनों ओर से घिर गई थी। घमासान युद्ध होने लगा, परंतु तोप के गोलों का मुकाबला तीर तलवार कब तक करती। परंतु क्या हुआ कि तोप के गोलों का मुकाबला तीर कमान से कब तक करते सैनिक। फिर भी रानी दुर्गावती वीरता पूर्वक आसिफ खां की विशाल सेना से जूझती रही। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी और वह बड़ी वीरता से आसिफ खां की विशाल सेना से लड़ती रही। यहाँ तक कि एक बार फिर मुगल सेना के सामने हार का खतरा उत्पन्न हो गया। यहाँ तक कि एक बार फिर मुगल सेना के सामने हार का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तभी एक तीर रानी की बाईं आंख में आ लगा। तभी क्या होता है, एक तीर रानी की बाईं आंख में आ लगता है। बहुत प्रयास करने के बाद भी तीर का फलक आंख से नहीं निकला। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन तीर का जो फलक था वह आंख में से नहीं निकला। उसी समय शत्रु से लड़ते लड़ते उनके पुत्र वीर नारायण की मृत्यु हो गई। उसी समय उनको सूचना मिलती है कि लड़ते लड़ते उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। इससे सारी सेना घबरा गई। इससे सेना में घबराहट मच गई और हाहाकार मच गया। पुत्र को वीर गति प्राप्त होने पर भी रानी विचलित नहीं हुई। घायल होते हुए भी और अधिक वीरता के साथ मुगल सेना का सामना करने लगी। तभी एक और तीर रानी के गले में आकर लगा। यह तीर प्राण घातक सिद्ध हुआ। अब उन्होंने अपने जीवन और जीत की आशा न रही। जीवन और जीत की आशा न रही। जीते जी शत्रु उनके शरीर को न छू सके, इसलिए उन्होंने अपनी कटार अपनी छाती में भोंक ली और स्वयं को समाप्त कर दिया। रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस और असाधारण रण कौशल का परिचय दिया। इस तरह रानी दुर्गावती अपनी मातृभूमि की आन बान शान पर मिटकर भी अमर हो गईं। युगों युगों तक उनका अलौकिक आत्मत्याग प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। शब्दार्थ: वीरांगना मतलब वीर नारी, अस्त्र
मतलब फेंक कर चलाने वाला हथियार जैसे तीर, और शस्त्र हाथ में रखकर प्रयोग में लाया जाने वाला हथियार जैसे तलवार। गढ़मंडला गोंडवाना राज्य का दूसरा नाम। स्वर्णयुग वह समय जिसमें प्रजा सब प्रकार से सुखी हो। अचूक ना चूकने वाला, खाली ना जाने वाला। निपुण कुशल दक्ष। लावण्य सुंदरता। दूरदर्शिता दूर की बात सोचने का गुण या क्षमता। स्वाभिमान आत्मसम्मान। गुप्तचर छिपकर टोह लेने वाला या जासूस। पैगाम संदेश सूचना। अदम्य जो दबाया ना जा सके। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। पहला है रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया? तो नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी को जन्म लेने के कारण रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती रखा गया। दलपति शाह कौन थे? तो दलपति शाह गोंडवाना राज्य के राजा थे। रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? रानी दुर्गावती के शासनकाल में रानी दुर्गावती के शासनकाल में अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाईं। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाईं एवं कई निर्माण कार्य किए, इसलिए इस शासनकाल को गोंडवानी का स्वर्णयुग कहा जाता है। सम्राट अकबर ने रानी के पास क्या पैगाम भेजा? तो सम्राट अकबर ने रानी के पास पैगाम भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हो गया? तो रानी दुर्गावती ने अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस व असाधारण रण कौशल का परिचय दिया, इसलिए रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर हो गया। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रानी दुर्गावती का शासनकाल खालिस्तान का स्वर्णयुग कहा जाता है, गोंडवाना का। रानी दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थीं। दुर्गावती के पुत्र का नाम वीर नारायण था। रानी ताल जबलपुर नगर में स्थित है। रानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य? अब हमें सत्य या असत्य बताना है। रानी दुर्गावती की माता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, तो यह सत्य है। रानी दुर्गावती में धैर्य, साहस और दूरदर्शिता का अभाव था, असत्य। प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से संतुष्ट नहीं थी। तो बताइए बच्चों, सही होगा या गलत? गलत या असत्य। रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की, सत्य। रानी दुर्गावती ने नारी सेना बनाई, ये भी सत्य होगा। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है अस्त्र शस्त्र। रानी दुर्गावती अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थीं। पालन पोषण, पिता ने उनका पालन पोषण किया। लाड़ प्यार, मेरी माँ मुझे बहुत लाड़ प्यार करती है। स्वाभिमान, हमें अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। अब निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आग बबूला होना। अकबर का पैगाम सुनकर रानी आग बबूला हो गई। चैन की बंसी बजाना। प्रजा रानी दुर्गावती के राज्य में चैन की बंसी बजा रही थी। दुखों का पहाड़ टूट पड़ना। राजा की मृत्यु हो जाने से रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुनिया उजड़ना। पति की मृत्यु हो जाने से रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। कूट कूट कर भरना। रानी में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। अगला प्रश्न है का स्तंभ के शब्दों के सम्मुख ख स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विलोम शब्द पर गोला लगाना है। तो हार का क्या होगा? जीत। इसमें ये गलत लगा है बच्चों, हार का होगा जीत। सुख दुख, अमृत विष,
शत्रु, मित्र, ये इनके विलोम शब्द होंगे। निम्नलिखित शब्दों में से जो सही है उस पर हमें फिर से निशान लगाना है। जो शब्द सही है उस पर टिक करना है। तो पहला दुर्गावती, क्षेत्र, इच्छा और प्रेरणा, ये सही शब्द हैं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।